सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए, एक तो आम आदमी को मसाइल अभी भी वही हैं, बिजली गैस की जो कीमतें हैं और टैक्सों की भरमार, वहाँ तो कोई कमी अभी तक नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया है, तो आम आदमी को कब इत्मीनान और सुकून मिलेगा? देखिए, जहाँ तक आप प्राइम मिनिस्टर साहब के इत्मीनान की बात कर रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़ी तगोदो की है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर आपको ये पैकेज मिला है। $7 अरब का पैकेज है और पाकिस्तान के लिए 24वां ये प्रोग्राम है। इससे पहले इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला था। यकीनन इसके पाकिस्तान की मईशत पर किसी हद तक और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। जहाँ तक आप आम आदमी की रिलीफ की बात करती हैं, तो जितने प्रोग्राम आज तक आए हैं, तो क्या इसमें अवाम को रिलीफ मिला है? मेरा ख्याल अवाम की रिलीफ का इससे तल्लक नहीं है। अवाम की रिलीफ का तल्लक तो बराह रास्त जमहूरी हुकूमतों के साथ है कि जमहूरी हुकूमतें जब इक़्तिदार में आना होता है, जब वो इंतखाबी कैंपेन कर रही होती है, तो वो ये कहती हैं किसी को कि 200 यूनिट फ्री दे देंगे, कोई कहता है 300 यूनिट फ्री दे देंगे, कोई कहता है कि मैं बरसे इक़्तिदार आऊँगा तो पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली होगी, 50 लाख घर बन जाएंगे और 1 लाख के करीब नौकरियाँ मिलेगी। जब वो सारे बरसे इक़्तिदार आते हैं तो फिर वो नारे और दावे वहीं रह जाते हैं और इस्लामाबाद के अंदर बनने वाले हुक्मरान फिर उन्हें बाहर देखना शुरू करते हैं। IMF के पास आपको जाना क्यों पड़ता है? बात है कि पाकिस्तान एक कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। दरअसल हमारे हुक्मरान टोला और ख़ास तौर पे हमारी अशराफिया के लल्लों तल्लों ने हम पर ये सारा बर्डन डाला हुआ है। से याद आया, अभी सूबाई हुकूमत ने 61 करोड़ से ज़ायद की 76 नई गाड़ियाँ मंगवाई हैं और विफाक में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, 24 या 25 करोड़ की लगभग गाड़ियाँ मंगवा ली गई हैं। तो उधर हमें प्रोग्राम मिलता है, गरीब पिस रहा है और इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं। से आपको याद है, मैं मुसलसल इसका नाक़द था, इसलिए कि मुझे उस संजीदगी का पता था कि नासिर महमूद खोसा साहब बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट थे, उनकी क़यादत में ये कमेटी बनी थी, 12 अदारों के लोग बिठाए गए थे शहबाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा था कि मुझे काबिल अमल प्रोग्राम दें। तो और उसी किफ़ायत शारी से मंजूरी के बाद ये गाड़ियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप किफ़ायत शारी के आप हुक्मरानों के लल्ले तल्ले जब तक ख़त्म नहीं होंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत के समरात आम आदमी तक नहीं पहुँचेंगे। आप अभी फेडरल कैबिनेट या पंजाब कैबिनेट की बात कर रहे हैं, ये सिलसिला आज से चंद हफ्ते पहले आपको याद नहीं कि सिंध गवर्नमेंट ने 2 अरब की गाड़ियाँ असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए वो 2400 सीसी की गाड़ियाँ उनको दी हैं और ब्यूरोक्रेसी को अब फेडरल गवर्नमेंट ने वाकई का भी ना कह रहा कि इनके लिए 25 करोड़ की हुकूमत को इदराक नहीं है, तो गरीबों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुताबिक मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनकी टाइमिंग और इनका ये ख़रीदारी का अमल इन पे और ज़्यादा लोड आएगा। माशी प्रॉब्लम्स तो पहले ही मौजूद थे, क्या इन हुकूमतों ने डिलीवर किया है, क्या माजी की हुकूमत ने डिलीवर किया है? लेकिन ये जो IMF वाली जब आप बात करते हैं ना, तो IMF का प्रोग्राम अवाम के लिए नहीं है, ये अपने मामला चलाने के लिए। पाकिस्तान की मईशत पे एक लोड है, तो IMF के इस प्रोग्राम से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मईशत पर इसके अच्छे असरात जरूर होंगे। ठीक है, सवाल मेरा ये है सलमान साहब कि मौलाना के घर के दरवाजे तो सभी के लिए खुले हैं, दिल का दरवाज़ा किसके लिए खोलेंगे वो? देखिए, आज की सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान बड़े खुशकिस्मत हैं कि हुकूमत की तरजीह भी वो हैं, अपोजिशन की तरजीह भी वो हैं, और मसला जो है वो आईनी पैकेज है। और बात PTI का वफद भी उनसे मिलने जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी उनके यहाँ पहुँची है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर गए थे। क्या वजह क्या है कि मौलाना अटके कहाँ पे हुए हैं? देखिए, बात ये कि अभी तक उन्होंने अपना वज़न किसी के साथ नहीं डाला। वो इस बिल के हवाले से इत्तफाक़ राय पे ज़ोर देते नज़र आ रहे हैं। तो इत्तफाक़ राय क्या हो सकेगा और इत्तफाक़ राय जिस माहौल के अंदर होता है, क्या इस्लामाबाद के अंदर वो माहौल तारी हुआ है? मैं नहीं समझता कि जी ऐसा माहौल तारी है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि जी वो अपना वज़न किस तरफ डालेंगे, ये हुकूमतों के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। और मौलाना फजलुर रहमान एक ज़हीन और ज़ेरिक सियासतदान है, और माजी अगर उनका आप उठा के देख लें तो वो अपने लिए रास्ता बनाना जानते हैं। हुकूमतों के अंदर उन्हें अहम रोल भी मिला है, और फिर सियासी महाज पर भी आप देखें कि वो PDM के सरबराह थे, और आज की जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसकी लीडरशिप से उनके अच्छे तल्लुकात थे। सदर जरदारी साहब भी उनके पास गए। अच्छा सलमान साहब, जरदारी साहब खुद चल के गए हैं, फिर बिलावल कितनी बार मुलाकात के लिए गए हैं और ड्राइविंग सीट पे तो बिलावल हैं, लेकिन अब सिर्फ PP का वफ्द जाता है जिसमें नैयर बुखारी, शहरी रहमान साहबा शामिल हैं। तो बड़ी क़यादत से छोटी क़यादत पर बात आ जाना, ये क्या जाहिर करता है? देखिए, बात ये कि अभी चूँकि इजलास बुलाया नहीं गया, और मैंने कल भी आपको कहा था कि ये इजलास तब बुलाया जाएगा
جب نمبرز گیم پوری ہوں گی، اگر 15 ستمبر کو آئینی ترمیم نہیں ہو سکی تو اس میں بڑی رکاوٹ تھی وہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سارا دن مولانا فضل الرحمان کی جو رہائش گاہ ہے وہ سیاستدانوں کا مرکز بنی رہی، امیدوں کا مرکز بنی رہی، اور مولانا سب سے مسکرا کے ملتے رہے۔ اور اس کے بعد جب رات کو اجلاس ہوا تو وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اب بھی جو صورتحال طاری ہے اس میں اس وقت تک اجلاس نہیں ہوگا جب تک کہ نمبرز گیم پوری نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا رول اہم ہوگا، کیا وہ فیصلہ کن ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر انہیں ترجیح دینی پڑے گی تو وہ ترجیح جو ہے وہ حکومت کو دیں گے، اس لیے کہ وہ اسی آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں جو حکومت کا مطمئن نظر بھی ہے۔ اور آئینی عدالت کے حوالے سے خود مختلف اوقات کے اندر مختلف حکومتیں آئینی عدالت کی ضرورت پر زور دیتی رہی ہیں۔ البتہ ہمارے دوست رشید صافی صاحب جو ذکر کرتے ہیں کہ وہ مدرسوں کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں چاہتے ہیں کہ مدرسے آخر کسی نہ کسی کا ٹارگٹ ضرور ہے، وہ آئینی طور پہ اس وقت تک اس بل کی حمایت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ مدرسوں کے رول کو اور ان کے جو مفادات ہیں انہیں یقینی نہ لیکن صرف وہ یہی چاہتے ہیں مدرسوں کے حوالے سے یا کچھ اس سے زیادہ چاہ رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آئینی عدالت کے بارے میں وہ واضح کر چکے کہ آئینی عدالت کے وہ حق میں ہیں، البتہ انہوں نے ایکسٹینشن کی مخالفت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کا اگر کوئی بڑا کریڈٹ ہے تو وہ ایکسٹینشن کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشنز کا عمل جو ہے حکومتوں کے مفادات میں تو ہو سکتا ہے، کیا ملک کے مفاد میں بھی ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ کہ اس ایکسٹینشن کے عمل نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس جنگ کے آپ خطے پر اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ حسن نصر اللہ ٹارگٹ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جنرل قاسم سلیمانی اور اسماعیل ہنیہ کے بعد یہ وہ کانٹا تھا جو امریکی اسرائیلی آنکھ میں کھٹک رہا تھا۔ اور کیا وجہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا عمل شروع ہے نیتن یاہو کی جانب سے؟ یہ جو 7 اکتوبر 2023 کا اقدام ہے اس نے آج تک اسرائیل اور نیتن یاہو کو سنبھلنے نہیں دیا کہ عالمی طاقتیں اس کے پشت پہ کھڑی ہیں، اور وہ ایک بمباری، ایک قتل و غارت، ایک ظلم اور جبر، کیا نیتن یاہو صاحب یا اسرائیل کے اندر استحکام آ جائے گا؟ اصل تلوار اس پہ لٹک رہی ہے اس کے انتخابات کی، اس کے خلاف رد عمل خود اسرائیل کے اندر سے ہے، ان کی معاشی پالیسیاں سبوتاز ہو گئی ہیں، ان کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے، اور باقی یہ جو مزاحمتی تحریکیں ہوتی ہیں نا یہ شہادتوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیا اسماعیل ہانیہ یا شیخ حسن نصر اللہ کے فوری بعد آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے کے اندر دوسری لیڈرشپ سامنے آ گئی ہے؟ یہ مزاحمتی تحریکیں دبنے والی نہیں ہے، فلسطین ہو یا کشمیر ہو، جب جس تحریک کے اندر خون شامل ہو جاتا ہے وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے خطے پہ اثرات کی بات کی ہے، خطے پہ اثرات ضرور ہوں گے، لیکن عالم اسلام آج تک اسرائیل کے نفسیاتی دباؤ سے نہیں نکلا، جس کی وجہ سے نیتن یاہو کو یہ حوصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔